बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 9 का एक नया टॉपिक, इनफैक्ट हम एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स, बोर्ड के लिहाज से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड में इस चैप्टर के से लॉन्ग्स भी पूछे जाते हैं और शॉर्ट भी पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर को इन डेप्थ ना सिर्फ प्रैक्टिस के लिहाज से बल्कि कंसेप्चुअली भी अंडरस्टैंड करेंगे। आज हम इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। वो फर्स्ट वन टॉपिक इसी के नाम का है, दैट इज फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन को डिस्कस करने के बाद हम फैक्टराइजेशन से रेलिवेंट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज नहीं। हम फैक्टराइजेशन से रेलिवेंट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उनके बाद हम एक्सरसाइज पर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। Students, the topic we are going to discuss today is factorization. Students, ये वर्ड factorization आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बात सुना होगा मैथ को सॉल्व करते हुए, लेकिन ना सिर्फ आपने सुना होगा, आपने इससे रेलेवेंट प्रॉब्लम्स अपनी क्लास 8, 7, 6 और छोटी क्लास में आप इनको सॉल्व भी करके आए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कॉमन पूछूं डिफाइन फैक्टराइजेशन, अगर आप उर्दू में अपने लफ्ज़ों में बता दें कि फैक्टराइजेशन होती क्या है, या अगर मैं फैक्टराइजेशन से भी बेसिक वर्ड पे आऊँ फैक्टर क्या होते हैं, तब आप क्या जवाब होगा? जी हाँ, में से कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है इसका जवाब दे भी दे, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को इसका जवाब नहीं मालूम होगा। तो स्टूडेंट्स, हम आज डिस्कस करेंगे फैक्टर से ही। दरअसल फैक्टराइजेशन जो वर्ड है ये फैक्टर से ही निकला हुआ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स। व्हाट आर फैक्टर्स? स्टूडेंट्स, आपको याद है कि जब हम 7th और 8th में मैथ का सॉल्व करते थे, हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आते थे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास आता था एक नंबर 8। वो कहते थे कि 8 के फैक्टर्स बनाकर हमें दें। इसका मतलब ये होता था कि आपने 8 को उन नंबर्स में डिवाइड कर देना है जिनके टेबल में 8 आता हो। यानी आपने उन टेबल्स में चेक करना है जिनके टेबल में 8 आता हो। जैसे 8 को अगर हम देखें तो 8 1 ज़ा 8, अगर शुरू से हम स्टार्ट करें, 1 के टेबल में 8 आता है, 1 8 ज़ा 8, यानी 1 के टेबल में 8 आ गया। अब 2 के टेबल में अगर देखा जाए तो 2 के टेबल में 8 आता है, 2 4 ज़ा 8, 1 और 2 इसके दो फैक्टर्स बन गए। 4 के टेबल में देखा जाए तो 4 2 ज़ा 8, 1 2 एंड 4 3 फैक्टर्स बन गए। 3 के टेबल में 5 6 7 के टेबल में 8 नहीं आता, और लास्ट 8 अपने टेबल में भी आता है, दैट इज 8 1 ज़ा 8, यानी 8 के 4 फैक्टर्स बन गए, 1 2 4 एंड 8। तो स्टूडेंट्स, ये हमने बना लिए 8 के फैक्टर्स। छोटी क्लास में हम इस तरह सोल्व किया करते थे। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जरा बात को गौर से समझिएगा। फैक्टर्स का मतलब दरअसल ये होता है, आपने कोई नंबर आपको दिया जाए तो आपने उनको ऐसे दो नंबर्स के प्रोडक्ट में शो करना है जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 8 ही हासिल हो। यानी देखिए, 1 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो 8 ही आया, 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 8 ही आया, यानी ये सारे क्या हो गए, 8 के फैक्टर्स बन गए। फैक्टर्स क्या हुए? जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो हमें नंबर जिसके फैक्टर्स निकालने हो वो नंबर आ जाए, वो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं। जैसे 8 हमें गिवन था, 1 के टेबल में 8 आया, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में और 8 अपने टेबल में भी आया, तो ये चारों के चारों 8 के फैक्टर्स कहलाए। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंडिंग दिलाई है। ये वो काम है जो हम छोटी क्लासेस में करके आते थे, लेकिन अब हम 9th क्लास में है, तो इस वजह से अब हमारा थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। हमें इन नंबर से निकलकर पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो फैक्टर्स को अब इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में डिफाइन करने वाला हूँ, क्योंकि आपके बुक में भी अगर देखा जाए तो फैक्टर्स को पॉलिनोमियल से ही स्टार्ट किया गया है। मैंने आपको बेसिक जो आप सॉल्व करते थे इसलिए करवाया ताकि आपको थोड़ा बहुत रिकॉल हो जाए कि फैक्टर्स हम छोटी क्लास में कैसे बनाते थे। अब स्टूडेंट, जब हमें पॉलिनोमियल गिवन होगा, जब हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगा, हमने तब भी ऐसे ही काम करना है। हमें दो ऐसे टर्म्स को मल्टीप्लाई, उस जो भी हमें गिवन होगा हमने उसको ऐसे दो टर्म में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद वही नंबर आ जाए। अगर हम उसमें कामयाब हो गए तो यानी हमने उसके फैक्टर्स बना लिए। तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ फैक्टर्स की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। कुछ इस तरह से, फैक्टर्स, इफ अ पॉलिनोमियल इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ अदर पॉलिनोमियल, then each polynomial in the product is called factor of original polynomial। यानी अब वही कह रहा है कि अगर आपको एक पॉलिनोमियल गिवन हो और आप उस पॉलिनोमियल को दो दूसरे पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन की सूरत में इसको एक्सप्रेस कर दें, तो वो दोनों उस ओरिजिनल पॉलिनोमियल के फैक्टर कहलाएंगे। अब जहाँ पर वर्ड पॉलिनोमियल यूज हुआ है, पॉलिनोमियल वर्ड यूज करने से पहले हमें मालूम भी होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है।
स्टूडेंट्स चैप्टर 4 में हम पॉलिनोमियल को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करके आए हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाकर दे सकते हैं। मैं आपको सिर्फ थोड़ा बहुत एक अंडरस्टैंडिंग दूंगा पॉलिनोमियल के लिहाज से जितनी यहाँ पर हमें ज़रूरत है। पॉलिनोमियल वो नंबर्स होते हैं, पहले पॉलिनोमियल में हमारे पास कांस्टेंट भी होता है, वेरिएबल भी होता है और हमारे पास कोएफिशिएंट भी होता है। कांस्टेंट वो होता है जो सिंगल नंबर हो, 9, 8, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। और वेरिएबल वो होता है यानी एक्स वाई जेड, सारे अल्फ़ाबेट्स हमारे पास वेरिएबल होते हैं। याद रखिएगा वेरिएबल हमेशा स्मॉल होती है, लेकिन आमतौर पर हम मैथ में एक्स वाई जेड वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। और कोएफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल से पहले लगे, यानी 2x, 2y, 2z। ये सारी बातें हम चैप्टर 4 में डिस्कस कर चुके हैं। अब पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं होती तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल्स नहीं होते। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल हमेशा वो नंबर होते हैं जिनकी पावर होल नंबर हो। अगर आपके पास आ जाए √3x तो हम जानते हैं √1/2 होता है, तो 3x की पावर 1/2, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि 1/2 हमारे पास होल नंबर नहीं होता। इस वजह से स्टूडेंट्स हमें ये याद रखना है कि हमें हमेशा होल नंबर की पावर अगर हमें गिवन हो तो वो पॉलिनोमियल होगा। अगर फ्रैक्शन में भी आ जाते हैं तो वो भी कुछ हद तक होल नंबर होता है, लेकिन हमें सिंपल नंबर चाहिए, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, हमें पॉइंट्स में नंबर नहीं चाहिए। तो हमें पॉलिनोमियल गिवन होगा, हमने उन पॉलिनोमियल को दो ऐसे पॉलिनोमियल में ब्रेक कर देना है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वही पॉलिनोमियल वापस आ जाए। अगर ये काम करने में अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब हमने उस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बना लिए। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल कुछ इस तरह से है, 2x + 2y। अब इसके फैक्टर्स कैसे, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दो वेरिएबल x और y है और दोनों के साथ क्या चीज़ कॉमन आ रही है, दोनों की कोफिशिएंट 2 है, यानी 2x एंड 2y दोनों के साथ 2 है। तो जब मैंने 2 को कॉमन ले लिया तो x के साथ जो 2 था वो भी बाहर चला गया और y के साथ जो 2 था वो भी बाहर चला गया। तो 2 के इंटू ब्रैकेट x + y, ये हमने इसके फैक्टर बना लिए। अब हमें कैसे पता चले हम ये ओरिजिनल पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं या नहीं, आप 2 × x + y, 2 को दोबारा मल्टीप्लाई करें, आपके पास ओरिजिनल पॉलिनोमियल आ जाएगा। अगर नहीं आता तो इसका मतलब आपने ये क्वेश्चन गलत किया है। स्टूडेंट्स, ये हो गया फैक्टर्स। हम फैक्टराइजेशन को सीखना चाहते हैं क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम फैक्टराइजेशन है, तो अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन फैक्टर से ही मिलता जुलता है। फैक्टराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। यानी जो प्रोसेस, जो मेथोडोलॉजी अभी हमने अपनाई है, 2x + 2y को हमने 2 × x + y इसके फैक्टर्स में जो कन्वर्ट किया, ये जो सारा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहा जाता है। अब यहाँ फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन में हमारे पास वर्ड यूज हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें वेरिएबल्स भी हो और कांस्टेंट भी हो, और वेरिएबल और कांस्टेंट को हम मिलाकर बेसिक ऑपरेशन यूज करके उनको लिखें। बेसिक ऑपरेशन से मुराद यहाँ पर प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है। यानी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें हम वेरिएबल और कांस्टेंट को प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की सूरत में मिलाकर लिखते हैं। स्टूडेंट, ये हमारे पास हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर इनकी एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास दिखने को कुछ इस तरह से होता है, 3x² + 8x + 5। अब इसके फैक्टर्स बनाना हमारे लिए ज़रा मुश्किल है, ये हम सीखेंगे आज के ही लेक्चर में। 3x² + 8x + 5 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन आई होप आपको समझ आ गई होगी। एक और पॉइंट मुझे याद आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिहाज से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन मैंने आपको ज़ुबानी बताई उर्दू में, अगर आपने देखना है तो आप चैप्टर 4 में जाकर देख सकते हैं। और दूसरा याद रखिएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमेशा वेरिएबल की पावर यानी x, y, z की पावर ग्रेटर से लोएस्ट की तरफ जाएगी। यानी देखिए, अगर यहाँ पर आप तो ये देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर x की पावर 0 होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो ना वो पॉलिनोमियल होगा और ना ही वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। आई होप तो आपको फैक्टराइजेशन का टर्म समझ आ गई होगी। अब हमने बहुत सी यहाँ पर एग्जांपल डिस्कस करनी है, डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिफरेंट हमारे पास पार्ट्स हैं फैक्टराइजेशन के। आइए डिस्कस करते हैं उनको। स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होंगे। अभी जो फर्स्ट टाइप आपको नजर आ रही है, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ka + kb + kc।
यानी अगर आपको इस तरह एक्सप्रेशन दिया जाए के ए प्लस के बी प्लस के सी, तो आपने क्या करना है, याद रहे यहाँ पर ए बी और सी ये तीनों वेरिएबल्स हैं। अब के यहाँ पर ए के साथ भी है, बी के साथ भी है और सी के साथ भी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि के जब तीनों के साथ है तो हमने के को कॉमन ले लेना है। जैसे अभी हम ऊपर करके आए फैक्टर्स में हमने एग्जांपल देखी 2x प्लस 2y था, हमने 2 को कॉमन ले लिया। सिमिलरली यहाँ पर के ए प्लस के बी प्लस के सी है, तो हमने यहाँ पर क्योंकि के तीनों में आ रहा है इसलिए के को एक बार कॉमन ले लेंगे और अंडर ब्रैकेट हमारे पास बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, कुछ इस तरह से। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो गया इसके फैक्टर। अब हमें कैसे पता चले ये फैक्टर है, आप के को दोबारा ए बी और सी के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास के ए प्लस के बी प्लस के सी ही आ जाएगा, यानी ये इसके फैक्टर्स हैं। और जो हमने प्रोसेस अपनाया है फैक्टर्स बनाने का, इस प्रोसेस को बोला जाता है फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स ये हमने बना लिया फैक्टराइजेशन। मैं आपको डिफरेंट टाइप्स सोल्व करवाऊंगा और हर टाइप्स के साथ 2 एग्जांपल होंगे। एक एग्जांपल मैं करवाऊंगा, एक एग्जांपल आपके लिए होमवर्क होगी। एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 1 में अगर आप देखें तो फैक्टराइज 5a माइनस 5b प्लस 5c। अब देखने में ही नजर आ रहा है इसमें क्या कॉमन आ रहा है जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बताया, जहाँ पर 5 ही कॉमन आता है। यह बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 1 ये आप खुद कीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको सोल्व कराने वाला हूँ एग्जांपल नंबर 2, दैट इज फैक्टराइज 5a माइनस 5b माइनस 15c। अब क्या करें, यहाँ पर तो सेम नंबर नहीं आ रहे, a और b के साथ तो 5 5 आ रहा है लेकिन c के साथ तो 5 नहीं आ रहा। अब क्या करें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम फंस गए। हम फंसे नहीं स्टूडेंट्स, ये इसने हमें थोड़ा बहुत फंसाने की कोशिश की है, लेकिन हमने अपना दिमाग चलाना है। अगर तीनों नंबर सेम आते हैं तो फिर तो बहुत सिंपल है, तीनों नंबर में से 5 कॉमन ले और अंदर जाएं कॉमन लेने से। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर क्या करना चाहिए, जैसे नीचे नजर आ रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर आपने करना ये है कि आपने ए बी और सी के साथ जो कोफिशिएंट है 5 ए के साथ 5 बी के साथ और 15 सी के साथ, आपने देखना है 5 5 और 15 ऐसा कौन सा टेबल है जिसके अंदर ये तीनों आ जाए। यानी 5 5 और 15 ऐसा कौन सा टेबल है जिसके अंदर 5 भी आ जाए और 15 भी आ जाए। जी जरा सोचें जी, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15, यानी 5 ही वो टेबल है जो अपने नंबर को भी डिवाइड करता है और 15 को भी डिवाइड करता है। और हम जानते हैं कि 5 3 ज़ा 15। अब फ्रेंड्स जहाँ पर ज़रा गौर करें, इसका आंसर ये है, मैं आपको समझाता हूँ ये आंसर आया कैसे। जब हमने यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, 5 बाहर चला गया, अंडर ब्रैकेट ए बच गया, माइनस एज इट इज आ गया। जब यहाँ से हमने 5 कॉमन लिया तो 5 बाहर चला गया, अंडर ब्रैकेट बी आ गया, माइनस एज इट इज आ गया। अगेन जब हमने 5 कॉमन लिया, क्योंकि हम जानते हैं 5 3 ज़ा 15 होता है, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा और सी एज इट इज आ जाएगा। अगर सेम नंबर तीनों से किससे कॉमन नहीं आते तो आपने कोई ऐसा टेबल देखना है जिसमें वो तीनों या दोनों जितने टर्म्स दिए होंगे उनके कोफिशिएंट, ऐसा टेबल देखना है जो जितने भी कोफिशिएंट हो वो सारे एक ही टेबल में है। तो आप उस टेबल से कॉमन ले लें, अंदर जो मर्जी वैल्यू आपकी पास बचे। तो ये थी आपके पास फर्स्ट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन, ये आपने सीख ली। अब आइए सेकंड पार्ट ऑफ फैक्टराइजेशन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट पार्ट ए के बाद अब पार्ट बी जो फैक्टराइजेशन में हमारे पास आता है वो है फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। स्टूडेंट्स इस टाइप का अगर आपके पास एक्सप्रेशन आ जाए तो आपने पहला काम वही करना है जो अभी हम पार्ट नंबर ए में करके आए हैं। आपने देखना है, फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर 3 टर्म्स थी, यहाँ पर 4 टर्म्स हैं। आपने पहले यही देखना है कि इन 4 टर्म्स में से कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा कोफिशिएंट, कोई ऐसा वेरिएबल तो नहीं जो कॉमन आता है। अगर आता है तो वेल एंड गुड, आप कॉमन लें और आगे चलें। चलिए ज़रा चेक करते हैं कि यहाँ पर कुछ कॉमन आता है या नहीं। अगर यहाँ पर ए सी में देखें तो ए इसके साथ आ रहा है और यहाँ इसके साथ भी आ रहा है, यानी इन 2 टर्म में ए शामिल है, लेकिन इन 2 टर्म में ए नहीं है, तो हम ए को कॉमन नहीं ले सकते। बी की बात करें तो बी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन फर्स्ट 2 टर्म में ना होने की वजह से हम बी को कॉमन भी नहीं ले सकते। सी की बात की जाए तो सी फर्स्ट और थर्ड टर्म में है, लेकिन सेकंड और फोर्थ टर्म में नहीं है, इस वजह से हम जो है वो सी को कॉमन भी नहीं ले सकते। और डी की बात की जाए तो ए डी है और बी डी, यानी डी सेकंड और फोर्थ टर्म में है लेकिन फर्स्ट और थर्ड टर्म में नहीं है, इस वजह से हम डी को कॉमन भी
नहीं ले सकते। अगर हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए कि इनमें से कुछ भी कॉमन ना आता हो तो फिर हम क्या करें, हमने करना ये है कि हमने पेयरिंग बना लेनी है। और पेयरिंग किस तरह बनानी है, अगर यहाँ पर आप देखें तो 4 टर्म्स हैं। 4 का अगर मैं आपसे हाफ पूछूंगी तो क्या होता है, तो आप बहुत ही इजीली हमें जो बता देंगे कि 4 का हाफ 2 होता है। यानी यहाँ पर आपने 2 टर्म्स की पेयरिंग बना लेनी है। अब पेयरिंग आपने कैसे बनानी है, पेयरिंग आपने इस तरह से बनानी है कि जैसे जब आप पेयरिंग बनाएं तो उन पेयरिंग में से कोई एक नंबर या वेरिएबल कॉमन आता हो। जैसे मैं भी आपको यहाँ पर करके दिखाऊं, मैं फर्स्ट 2 टर्म्स ए सी और ए सी प्लस ए डी को एक पेयरिंग बना के एक ब्रैकेट में लिखता हूँ और बी सी प्लस बी डी को दूसरा पेयर बना के दूसरी ब्रैकेट में लिखता हूँ, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2 पेयर्स बना दिए, एक ए सी प्लस ए डी और एक बी सी प्लस बी डी। अब ए सी और ए डी एक पेयर में से हमारे पास ए कॉमन आ रहा है। ए कॉमन जब हमने लिया तो सी के साथ जो ए था वो भी बाहर चला गया और डी के साथ जो ए था वो भी बाहर चला गया, तो हमारे पास अंडर ब्रैकेट जो बच गया वो सी प्लस डी बचा। सिमिलरली इसी तरह जब दूसरा पेयर मैंने बनाया बी सी प्लस बी डी, इन दोनों में से जब बी हमें कॉमन नजर आता हुआ दिख रहा है तो हमने बी को कॉमन लिया, तो सी के साथ जो बी था वो बाहर चला गया और डी के साथ भी जो बी था वो भी बाहर चला गया, तो अंडर ब्रैकेट हमारे पास बच गया सी प्लस डी। अब यहाँ पर आप मेरे कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है ये सोचें कि जब ए सी के साथ भी कॉमन गया और डी के साथ भी कॉमन गया तो यहाँ पर 2 ए बाहर कॉमन चले गए, तो यहाँ पर 2a लिखना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट गलत है, हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं। आप इसको दोबारा जरा मल्टीप्लाई करके देखें, सी के साथ मल्टीप्लाई होकर ए सी वापस और डी के साथ मल्टीप्लाई होकर ए डी वापस, तो यहाँ पर एडिशन का कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है। जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो हम चीज़ों को इजीली कॉमन ले लेते हैं। अब जब मैंने कॉमन लिया फर्स्ट पेयर में से भी सेकंड पेयर में से भी, तो आप देख सकते हैं कि अंडर ब्रैकेट जो 2 टर्म हमारे पास बची हैं वो है सी प्लस डी, और सी प्लस डी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर मैं सी प्लस डी को कॉमन लूँगा। जब मैं सी प्लस डी को कॉमन लूँगा तो ये सी प्लस डी तो बाहर चला गया, यहाँ पर सिर्फ ए बच गया, और ये सी प्लस डी भी बाहर चला गया, यहाँ पर सिर्फ बी बच गया, दरम्यान में प्लस का साइन है, तो सी प्लस डी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, ये हो गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। अगर हमें कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन दिया जाए तो इसको सिंप्लीफाई करके हमने आंसर इस तरह से एग्जामिनर को देना है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर अगेन वी आर विद 2 एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 2, और हमेशा की तरह जो इजी एग्जांपल है वो मैं आपको दूंगा और डिफ़िकल्ट एग्जांपल मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। एग्जांपल नंबर 1 बहुत ही इजी एग्जांपल है, आपने फर्स्ट 2 के पेयर बना लेने हैं। फर्स्ट 2 का पेयर बनाते साथ 3x - 3a का बनाते साथ आपको नजर आ रहा है क्या चीज़ कॉमन आती है, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा नहीं। और सेकंड टर्म में से xy - ay में से अगेन जो दूसरा पेयर आप बनाएंगे इसमें से भी आपको नजर आ रहा है क्या कॉमन आएगा, जो कॉमन आएगा उसके बाद आप जैसे यहाँ पे सी प्लस डी 2 टाइम रिपीट होगा, यहाँ पे जाहिर है कोई और टर्म रिपीट होगी, उसको आप कॉमन लेंगे और फिर आपका आंसर आ जाएगा। जहाँ पर मैं आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 2 सोल्व करूँगा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर आप देखें तो अगेन 4 टर्म्स हैं। पहले आप देखें कि इन 4 टर्म में से क्या कोई ऐसी टर्म है जो चारों में आ रही है। ज़रा देखें, पी क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर, आर क्यूब। जी आप समझ गए, इन चारों टर्म में से आर कॉमन आ रहा है। अब नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल ये पैदा होता है कि हम आर की पावर 1 को कॉमन लें, आर की पावर 2 को कॉमन लें, आर की पावर 3 को कॉमन लें। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी आपने कॉमन लेना हो ना तो आप उस पावर को कॉमन लें जो सबसे छोटी है। जहाँ पर हमारे पास आर क्यूब भी है, आर स्क्वायर भी है और आर पावर 1 भी है, तो सबसे छोटी आर पावर 1, तो हम आर को कॉमन लेंगे। अब पी क्यू के साथ जो आर है ये तो है ही एक, जब ये बाहर चला गया तो पी क्यू बच गया। जहाँ पर आर स्क्वायर है, जब हमने एक आर बाहर लिया तो 2 - 1 बच गया, एक आर बाहर लिया तो क्यू के साथ एक आर बच गया। अगेन यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, 2 आर है, हमने एक आर बाहर कॉमन लिया, एक आर बच गया, और यहाँ पर 3 आर हैं, तो जब हमने एक आर बाहर लिया तो 2 आर अंदर बच गई। यानी पी, जब हमने आर को कॉमन लिया तो पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस पी आर माइनस आर स्क्वायर। अब ये आपका आंसर नहीं है। आप देखें तो अंडर ब्रैकेट अगेन हमारे पास 4 टर्म्स आई हैं, इन 4 टर्म्स को हमने मजीद सिंप्लीफाई करना है। अब अगर आप देखें तो इन 4 टर्म में से कुछ कॉमन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इन चारों के 2 पेयर बना लेने हैं। अगेन फर्स्ट 2 क्या पेयर बना ले, पी क्यू प्लस क्यू आर, और सेकंड का पेयर बना ले पी आर माइनस आर स्क्वायर।
अब पेयर जब पहला बना पी क्यू प्लस क्यू आर, इसमें साफ नजर आ रहा है कि क्या कॉमन आता है पी क्यू प्लस क्यू आर में से। जी, पी क्यू प्लस क्यू आर में से हमारे पास कॉमन आ रहा है क्यू। जब मैंने क्यू कॉमन लिया तो यहाँ पर आप देखें पी क्यू प्लस क्यू में से जब क्यू कॉमन लिया तो यहाँ पर खाली पी बच गया और यहाँ पर खाली आर बच गया, यानी पी प्लस आर बच गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आर कॉमन आ रहा है। अब आपने दोबारा देखना है कि आर की कौन सी पावर ली, ये 2 पावर या 1 पावर। 1 छोटी है तो आर की पावर 1 बाहर ली, पी के साथ एक ही आर था बाहर चला गया, खाली पी बच गया। और यहाँ पर आर 2 था, एक बाहर चला गया तो सिंगल आर बच गया। कुछ इस तरह से दोबारा सुन लें, यहाँ पर जब आर ऐसी एज इट इज, क्योंकि हम पहले से ही कॉमन ले चुके हैं, इन दो पेयर्स में से मैंने क्यू कॉमन लिया तो क्यू एक था पी बच गया और यहाँ पर भी क्यू एक था आर बच गया। अब यहाँ पर माइनस चूंकि दोनों के साथ है इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया और आर दोनों के साथ है, आर की पावर छोटी मैंने कॉमन ली, एक ही आर था बाहर चला गया पी बच गया। और आर स्क्वायर 2 आर थे, एक बाहर गया एक आर बच गया और ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं माइनस को कॉमन ना लेता तो पी के साथ अंडर ब्रैकेट यहाँ पर भी माइनस आता और यहाँ पर भी माइनस आता। इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता कि मैंने आपको बताया था कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, जैसे ये सी प्लस डी है, सिमिलरली पी प्लस आर ये और ये सेम होनी चाहिए। अगर मैं माइनस कॉमन ना लेता तो ये सेम ना होती। इस वजह से इनको सेम बनाने के लिए मैंने माइनस को भी कॉमन ले लिया। अब ये सेम बन गया तो पी प्लस आर, क्योंकि 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसको मैं 1 टाइम लिखूंगा। और क्यू माइनस आर ये 2 ब्रैकेट के बाहर है, इनको मैं ब्रैकेट में कुछ इस तरह से लिखूंगा और ये हमारा फाइनल आंसर है। आइए स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन की जाने। स्टूडेंट्स नाउ वी आर विद द थर्ड टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन। अगर हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तब हमें क्या करना है? स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.2 में हमने बेशुमार फार्मूलाज को डिस्कस किया था। उनमें से एक स्क्वायर फार्मूला था जो इस तरह ओपन होता था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, यानी यहाँ पर मैंने प्लस माइनस 2ab को कंबाइन करके लिखा है। मैं भी आपको यहाँ पर सेपरेट करके दिखाता हूँ कुछ इस तरह से। अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये हमारे पास स्क्वायर फार्मूला की ओपन फॉर्म है। इसको जब हम क्लोज करेंगे, क्योंकि सारे प्लस हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब जब होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का मतलब ये है कि a प्लस बी ये जो टर्म है ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस वजह से मैंने इसको खोल के 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख दिया। अब दूसरा ये होता है, दूसरा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। चूँकि 2ab के साथ माइनस आ गया तो a और b के दरम्यान में माइनस का साइन, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। a माइनस बी का होल स्क्वायर था, यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख लिया। अब मैं आपको इसकी मजीद डेप्थ में नहीं जाऊँगा, अगर आपने डेरिवेशन इसकी देखनी है तो आप 4.2 एक्सरसाइज के लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं। अब एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2, अगेन वी आर विद द 2 एग्जांपल, और मैं आपके लिए एग्जांपल नंबर 2 को ही सॉल्व करूंगा। एग्जांपल नंबर 1 आपके लिए होमवर्क है। एग्जांपल नंबर 1 सिमिलरली एग्जांपल नंबर 2 की तरह ही है। एग्जांपल नंबर 2 में अगर आप देखें तो 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27 हमें ओपन फॉर्म गिवन होगी, यानी a स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर तो यहाँ पर चलो एक्स स्क्वायर गिवन नजर आ रहा है, लेकिन बी स्क्वायर ये स्क्वायर तो नहीं बन रहा, इसको स्क्वायर बनाना है। इनफैक्ट इसको भी स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर किस तरह बनाना है आपने, आप देखें कि 12 जो है, ये जो 12 है, किस नंबर का स्क्वायर लूं कि 12 आ जाए? जी जरा सोचे, कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर लिया जाए, यानी जिसको 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए, 2 2 दा 3 3 दा 4 4 दा, जिसका स्क्वायर में लूं तो 12 आ जाए। जी आपको मालूम होगा कि ऐसा कोई नंबर भी नहीं है जिसका स्क्वायर लिया जाए तो 12 आ जाए। सिमिलरली अगर आप 27 को देखें तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर लिया जाए तो 27 आ जाए। हम यहाँ पर स्क्वायर की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फार्मूला में अगर आप देखें तो a स्क्वायर है, यानी पहली टर्म का आपने स्क्वायर की, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, और लास्ट टर्म को भी आपने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं जिसका स्क्वायर लिया जाए 12 है, ऐसा कोई नंबर नहीं जिसका स्क्वायर लिया जाए 27 है। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आपने हमारे फर्स्ट जो ए पार्ट था फैक्टराइजेशन का, उस ट्रिक को आपने यूज़ करना है। अब आपने देखना है कि यहाँ पर
कोई ऐसा नंबर है जिसको जो इन तीनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है? जी आप देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ऐसा नंबर है जो इन तीनों टर्म्स में से कॉमन आता है, और वो नंबर है 3। जब मैंने 3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर ये बचा। अब ये बचा कैसे देखें। 3 जब कॉमन लिया तो 3 4 12 4 आ गया, और एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं लिया तो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, माइनस एज इट इज। अब 3 12 36 होता है, तो जब 3 कॉमन लिया तो 12 आ गया और एक्स एज इट इज आ गया। और 27 है, जब 3 कॉमन लिया तो 3 9 27 होता है, तो 9 यहाँ पर आ गया। और हमने यहाँ पर इन तीनों टर्म में से, इन तीनों में से हमने 3 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर ये बचा। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म को देखिए, क्या 4 को मैं किसी के स्क्वायर की शक्ल में लिख सकता हूँ? जी जरूर लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 2 4। और अगर 9 को मैं किसी के स्क्वायर की शक्ल में लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, बिकॉज 3 3 9, तो 4x स्क्वायर। इसको मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर, क्योंकि 2 2 4 और x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, दोबारा एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। और 9 को मैंने 3x स्क्वायर की शक्ल में कुछ इस तरह से लिख दिया, 3 का स्क्वायर हमेशा 9 होता है। अब यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो इसका मतलब माइनस ये वाला फार्मूला यूज होगा, -2ab। 2 तो फार्मूला के साथ है, a अब स्क्वायर लेने के बाद जो a है वो 2x है, तो यहाँ पर 2x आ गया। और स्क्वायर लेने के बाद जो 3b है, ये 3 इधर आ गया, तो -2 × 2x + 3x, इन तीनों का अगर आप मल्टीप्लाई करें अगेन 12 ही आ जाएगा। अब ये हमारे पास फाइनल ओपन फॉर्म आ गई स्क्वायर फार्मूला की, और ये स्क्वायर फार्मूला माइनस में है। अब ये क्लोज कैसे होगा? a - b का होल स्क्वायर। अब a यहाँ पर हमारे पास 2x है और b हमारे पास जहाँ पर 3 है, तो 2x - 3 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से। और 3 एज इट इज कॉमन नीचे आता जा रहा है। अब 2x - 3 का होल स्क्वायर हमने ले लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, a - b × a - b, जो हमारे पास ये वाली टर्म है, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन की सूरत में लिखना है, यानी 2x - 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन की सूरत में लिखना है, कुछ इस तरह से 3 × 2x - 3 × 2x - 3। ये हमारा फाइनल आंसर है। आइए मूव करते हैं फैक्टराइजेशन की नेक्स्ट पार्ट की जान। स्टूडेंट्स, वी आर विद द फोर्थ पार्ट ऑफ फैक्टराइजेशन। अगर हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए, a² - b² a² - b², तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है? स्टूडेंट्स, अगेन चैप्टर 4 में 4.2 में हमने एक फार्मूला ये भी पढ़ा था कि a² - b², अगर दोनों टर्म्स का स्क्वायर लिया जाए और मिड में माइनस का साइन हो, तो उस टर्म को हम एक बार पॉजिटिव साइन में लिखते हैं और एक बार नेगेटिव साइन में लिखते हैं। यानी a² - b² आ जाए तो एक दफ़ा a + b मल्टीप्लाई बाय a - b, ये हमारे पास फार्मूला होता था। सिंपल, ये बहुत सिंपल है। अगेन वी आर विद 2 एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 1 में आपको पहले से स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है, 4x² a² है और 2y - z² b² है। एक बात की तरह ध्यान रखिएगा, a² और b² के दरम्यान में हमेशा माइनस का साइन गिवन, अगर माइनस का साइन नहीं है तो आप ये फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते। तो a² 4x² है और b² 2y - z का होल स्क्वायर है। इनके दरम्यान में जो माइनस का साइन है, इस माइनस के साइन को आप एक बार प्लस के साइन में लिखेंगे और इसी माइनस के साइन को आप एक बार पॉजिटिव के साइन में लिखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 थोड़ी बहुत क्रिटिकल है, ट्रिकी है, इस वजह से मैं आपको वो सोल्व करवाने जा रहा हूँ। 6x⁴ - 96, इसमें भी आपने पहला जो a पार्ट में हमने सीखा था वही करना है। आप देखें ये कि 6x⁴ में और 96 में -96, इन दो टर्म में से कोई ऐसी चीज़ है जो कॉमन आ रही है। अगर आप देखेंगे तो आपको फ़ौरन मालूम हो जाएगा कि 6 वो टर्म है जो कॉमन आ रही है। 6 को मैं जब कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट के अंदर x⁴ - 16 बचेगा। कैसे, ज़रा देखिए, 6x⁴ है, 6 बाहर चला गया, x⁴ अकेला बच गया, और 96 जब 6 कॉमन लिया तो 6 16 था 96, इस वजह से यहाँ पर 16 बच गया। अब हमने स्क्वायर बनाना है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, जबकि ये पावर 4 है, इसको स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करें? अगर मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूँ x² और ब्रैकेट के बाहर पावर स्क्वायर लिखूँ, यानी ब्रैकेट के अंदर x² और ब्रैकेट के बाहर पावर 2, तो 2 2 4 हो जाएगा। ये तो स्क्वायर की फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब 16 है, अब 16 किसका स्क्वायर है, ज़रा सोचें। जी 16 हमारे पास 4 का स्क्वायर आता है, तो 6 एज इट इज बार कॉमन रहेगा, x² का होल स्क्वायर
4 का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर हमारे पास एक्स स्क्वायर है और बी स्क्वायर हमारे पास 4 का होल स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, दरम्यान में माइनस का साइन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक दफ़ा इसको प्लस की सूरत में और एक दफ़ा इसको माइनस की सूरत में हमने लिख दिया। अब स्टूडेंट्स जहाँ पर आप देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्या 4 किसी का स्क्वायर है? जी, आप कहेंगे कि 4 2 का स्क्वायर है। अगेन हमारे पास यही वाला फार्मूला लग रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। क्योंकि यहाँ पर मिड में प्लस का साइन है, इस वजह से ये फार्मूला नहीं लग सकता। इसको हम एज इट इज नीचे चलाएंगे, जहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया और ये हमारे पास बी स्क्वायर हो गया। अब अगेन माइनस का साइन, तो एक बार प्लस में एक दफ़ा माइनस में, यानी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये 6 इंटू ये हमने इसको एक बार माइनस में लिख दिया, एक बार प्लस में लिख दिया और एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हम एज इट इज नीचे उतारते गए। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ फैक्टराइजेशन की जाने। स्टूडेंट्स, वी आर विद द लास्ट पार्ट ऑफ फैक्टराइजेशन। अगर आपको इस तरह का एक्सप्रेशन आए, यानी ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो फिर आपने क्या करना है? बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा ये सिंपल पार्ट है। आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने स्क्वायर वाला फार्मूला बनाना है। यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अगर माइनस सी स्क्वायर का आप भूल जाएं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो वही स्क्वायर वाला फार्मूला ना बन गया। तो इसको मैंने क्लोज फॉर्म में लिख दिया, ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर था तो स्क्वायर को मैं बाहर ले गया माइनस सी स्क्वायर। अब वो पहले वाला फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दरम्यान में माइनस का साइन, दोनों टर्म्स का स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, यानी ए प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस सी और ए प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस सी। इन दोनों टर्म्स के दरम्यान में जो माइनस का साइन है, इसको एक दफ़ा माइनस में ही लिखा और एक दफ़ा प्लस में लिखा। स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल है, लेकिन ये उन चारों पार्ट से थोड़ा बहुत डिफरेंट है। अब अगेन वी आर विद द टू एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 सिंपल एग्जाम्पल है, आपने खुद करनी है, जबकि एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो मैं आपके लिए यहाँ पर सोल्व करवाने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर आप देखें तो ए स्क्वायर माइनस है, ए बी स्क्वायर भी माइनस में है, 2ab और 1 है। अब स्टूडेंट्स, जहाँ पर अगर आप देखें तो ए स्क्वायर के साथ प्लस का साइन है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर के साथ प्लस का साइन है, जबकि हमें जो क्वेश्चन दिया है इसमें ए स्क्वायर के साथ माइनस का साइन है और यहाँ पर भी बी स्क्वायर के साथ माइनस का साइन है। याद रखिएगा, स्क्वायर्स की टर्म्स के साथ हमें माइनस का साइन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। माइनस के साइन को ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन लेऊँगा, और वो कॉमन क्या लूँगा, मैं यहाँ से 1 के साथ, 1 तो बाहर ही है, 1 तो ये वाला जो 1 है ये तो बाहर ही है, मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लूँगा। जब मैं माइनस को कॉमन लूँगा तो ए स्क्वायर जो माइनस में था ये प्लस बन गया, बी स्क्वायर जो माइनस में था ये भी प्लस बन गया, जबकि 2ab जो प्लस में है ये हमारे पास माइनस बन गया, और ये 1 जो हमारे बाहर था इसको हमने बाहर ही रहने दिया, इसके साथ हमने कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। अब 1 और माइनस ये बाहर आ गया। अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो हमें मालूम है कि ये तो स्क्वायर का फार्मूला है, और जब माइनस आ गया दरमियान में तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी 1 माइनस एज इट इज आ गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, इसको मैंने 1 स्क्वायर की शक्ल में लिख दिया, और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, दरमियान में माइनस का साइन है। अब क्या करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको एक बार नेगेटिव में कुछ इस तरह से और एक दफ़ा इस साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है। अब माइनस के साइन को मैं खोल के लिखता हूँ, ये माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस ए, और ये माइनस माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस आ गया, और ये प्लस का साइन चूँकि कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये इसी तरह आ गया। स्टूडेंट्स, ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप तो जो 5 पार्ट्स ऑफ फैक्टराइजेशन मैंने आपको समझाए हैं आपको समझ आ गया होगा। याद रखिएगा, ये 500 के 500 पार्ट मिलकर एक क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, इनमें से 2-3 रिपीट होकर भी आ सकते हैं और सेपरेट भी आ सकते हैं, इसलिए आपने बहुत समझदारी से इनको सॉल्व करना है। जो एग्जांपल मैंने आपके लिए छोड़ी हैं वो आपने प्रैक्टिस करना है, और जो एग्जांपल मैं करवा चुका हूँ उनको भी आप प्रैक्टिस करें। याद रखिएगा, सेल्फ डन इज वेल डन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।